कॉल 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 5-4 तुम हार गए मेरी जान, तुम हार गए। तुम एक नंबर के खिलाड़ी कभी नहीं बन सकते, तुम हार गए मेरी जान। आइए एक बार और खेलते हैं। नहीं मेरी जान, अब मैं एकदम थक गया हूँ और पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। बस एक बार और मामू, जो भी जीत गया। 4 मरतबा तुम खेल चुके हो और हारते जा रहे हो और यही बोल रहे हो। बस एक बार और खेल लीजिए, आखिरी बार बस। आप सच कह रही हैं अम्मी? हाँ, लेकिन क्यों? यानी आप भी राजी हैं? सुमैया अच्छी औरत है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उसे खुद से मेल खाता हुआ किसी को ढूंढना चाहिए। क्या उसने रजा को ढूंढा है? ऐसे कह रही हूँ जैसे वो जबरदस्ती रजा के गले पड़ी है। कह रही हूँ कि रजा ने इसरार किया है। इसरार करने दीजिए, आप उसे ये काम करने की इजाजत क्यों दे रही हैं? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटी? क्या बेवा होना गुनाह है? नहीं, लेकिन बेवा औरत को भी ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जिसकी जिंदगी में बीवी ना हो, मर चुकी हो। हाँ, ये जो तुम कह रही हो बेहतर है, लेकिन कोई कानून नहीं है। कहीं भी शरीयत में ये नहीं कहा गया है कि एक बेवा कुंवारे लड़के से शादी नहीं कर सकती। शरीयत में नहीं कहा है, लेकिन रिवाज यही है। रिवाज तो ये भी नहीं है कि रजा की उम्र का कोई लड़का कुंवारा रह जाए। और अब इतनी उम्र बीत जाने के बाद तुम्हारे भाई को कोई पसंद आया है तो तुम्हें मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा अभी सुमैया तुम्हारे भाई से बात करने के लिए तैयार ही नहीं हुई है, शायद आगे भी तैयार ना हो। अगर वो राजी हो गई तो फिर आप इजाजत दे देंगी? ऐसे बोल रही हो कि मैं इजाजत दूंगी? रजा बच्चा है क्या? तुम्हारा भाई 35 साल के ऊपर हो चुका है मेरी बेटी। ठीक है, रजा अगर 100 साल का भी हो जाए तो आपकी मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं करेगा। मैं इस काम में दखल नहीं देना चाहती। मैंने रजा को भी कह दिया है, आराम से इत्मीनान से सोच ले वो, और सुमैया के बारे में अच्छी तरह से तहकीक कर ले। वो जिस नतीजे पर भी पहुंचेगा मुझे कोई एतराज नहीं। जब आप कह रही हैं रजा ने एक मर्तबा भी उससे बात नहीं की है, तो फिर उसे इतना पसंद कैसे करने लगा? क्या उसकी शक्ल सूरत की वजह से? क्या वो इतनी खूबसूरत है? लगता है तुमने अपने भाई को अच्छे से नहीं पहचाना। जो पेशा उसका है, अगर खूबसूरती ढूंढता तो अब तक कुंवारा नहीं बैठा रहता। मैं नहीं कहती कि सुमैया खूबसूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो रजा को पसंद नहीं आई है। तो फिर किस वजह से? बहुत ही शरीफ लड़की है, मेहनती है, मेहरबान है, हमदर्द है। ऐसा कैसे है कि 2 मर्तबा मिलने पर ये चीजें समझ में आ गई? कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूं ही समझ आ जाती हैं। आदमी का दिल बात किए बिना ही समझ जाता है कि सामने वाला कैसा है। ये जो कहते हैं कि कोई दिल में बैठ गया, तो वो यही है। नहीं बेटे, अब बस भी करो, तुम मुझसे कितना हारोगे? जाओ अपने से बड़े को लेकर आओ। अम्मी जान, खाने का क्या हुआ? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। बस थोड़ी देर रुक जाओ, हो जाएगा। लगता है पेट में तब तक और चूहे कूदने लग जाएंगे। आप बहुत बुरे हैं मामू, बहुत बुरे। क्यों? आपने जानबूझकर पड़ोसी के घर में गेंद नहीं, फेंकी। अचानक मेरे पाँव की ताकत बढ़ गई और मैंने उछाल दिया गेंद को। तो उनके घर जाकर अपनी गेंद ले लो। नहीं 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 नहीं, गेंद जो है जवाद साहब के घर में जाकर गिरी है, और आपने ही तो कहा था कि वो लोग कहीं बाहर गए हैं, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तुम्हारे मामू ठीक कह रहे हैं बेटे, वो लोग हैं नहीं, सफर पर गए हुए हैं। आप चलिए, आपकी पीठ पर चढ़कर मैं कूद जाऊंगा। ओह, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं वकील होकर के गैर कानूनी काम करूंगा, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। ठीक है, दुकान से एक और गेंद लेकर आता हूँ। रुक जाओ, बेकार में पैसे मत बर्बाद करो, मैं अब नहीं खेलने वाला हूँ। कितनी एनर्जी है इसके अंदर। आप कह रही थी उसका बेटा भी है? हाँ, एक बेटा है। कितने बरस का है? मेरे ख्याल में 10-11 साल का। अम्मी, आपको इस बात का ख्याल भी है कि रजा से उसकी शादी होने के बाद हो सकता है उसका दूसरा बच्चा ना हो? क्यों बच्चा नहीं होगा? ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि रजा उसी के बेटे को अपना बेटा समझकर पाले पोसे और अपनी औलाद ना चाहे। कोई बात नहीं, अगर वो शादी करने के लिए तैयार होंगे तो मैं इस शर्त पर इजाजत दूंगी कि उन्हें वादा करना होगा कि वो 5 बच्चे पैदा करेंगे। ठीक रहेगा ना इससे? बजाय इसके कि तुम हर मुमकिन कोशिश करो कि तुम शादी ना होने दो, बेहतर होगा कि तुम खुदा पर भरोसा करो। दुआ करो कि जो भी भला हो मेरे भाई के हक में हो। या अल्लाह।
यानी अभी भी तुम्हें रॉ मटेरियल की कमी हो रही है? हाँ ऐसे ही है। वो किस लिए? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कंपनी बाइकआउट के दायरे से बाहर हो चुकी है। हाँ लेकिन बैंक की परेशानी अभी है। अमेरिका में जब से ये ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है ना, हालात और बिगड़ गए। बैंकों में खौफ सा छा गया है और बहाने पे बहाने करके काम रोक रहे हैं। मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि इतने अरसे के बाद भी तुम लोग रॉ मटेरियल बाहर ममालिक से क्यों मंगा रहे हो? 40 साल हो गए, तुम लोग अभी खुद मुख्तार नहीं हुए इस मामले में, अभी तक उन पर इंहिसार कर रहे हो। पिछली साल हम पर बाइकाट का इतना दबाव था कि मजबूर होकर हमने यहाँ की इंडस्ट्री से मीटिंग की ताकि जैसे भी हो हमें रॉ मटेरियल फराहम कर दे। उन्होंने रिसर्च भी किया इसके ऊपर। अगर वो बाइकाट और भी आगे बढ़ता तो कोशिश करने पर हम खुद कफील हो जाते, लेकिन बाइकाट में नरमी आ गई और रिसर्च भी बंद हो गई। उठिए मामू। रजा बेटे, मैं जब तक दस्तरखान लगाती हूँ तुम गोश्त कूट लो। सुना तुमने? खाना तैयार है। हेलो। सलाम सुमैया बेटी। सलाम चाचा जान, खुश आमदीद। आ जाइए। नीमा, चाचा जान आए हैं। सलाम सलाम सलाम, खुश आमदीद। सलाम सलाम, खुश आमदीद। कैसे हो बेटे? सलाम, तशरीफ लाइए। ठीक हो बेटी? सब खैरियत तो है? आप मेरे कमरे में चलिए, काम है। तुम ठीक जी तो हो जी ना? चाचा जान। सलाम आइए सलाम। आइए। चलो। अरे जरा आराम से बांधो, इतना टाइट मत बांधो। अगर कस के नहीं बांधूंगा तो देख लेंगे। अरे तुम इत्मीनान रखो, मैं अपनी खुद ही आंखें बंद रखूंगा। इतना ठीक है? ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं। सच कह रहे हैं? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। गिनिए। अगर मेरा हाथ तुम तक पहुँच गया तो हार जाओगे। नहीं, आपको पकड़ना होगा। नहीं, 3 तक गिनूंगा। ठीक है। 1 2 3। कहाँ हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बच गया। अरे मेरे कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? मेरे हाथ से निकल भागे तुम। रोजाना तुम्हारे पास अस्पताल में ही आ जाता है? हर रोज नहीं, कभी कभी घर पे आ जाता है। नीमा बहुत समझदार बच्चा है। इन सब के बावजूद मैं ये चाहूंगा कि ये घर में अकेला न रहे। ज्यादा अकेले नहीं रहता चाचा जान, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे के बाद मैं आ जाती हूँ घर। बेटी जान, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं, खुदा का शुक्र है, सब कुछ तो है। खुदा का शुक्र है। कभी तकल्लुफ के चलते मुझे शर्मिंदा ना कर देना तुम। मैं और महमूद तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं कि अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। अगर ऐसा है तो ये कमी तो हमेशा रहती है चाचा जान। हमारी कमी आप हैं चाचा जान। देख रहे हैं ना अभी कितना खुश है नीमा। सो तो है। मेरा बेटा बहुत अकेला हो गया चाचा जान। तुम तो मेरी बात मानती नहीं हो बेटी। अगर तुम हमारे पास आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा बेटी। तुम अकेली भी नहीं रहोगी और नीमा भी अकेलेपन का एहसास नहीं करेगी। ये बताइए चाचा जान क्यों नहीं आई? मेहमान आए थे, उनकी बहन आई थी मिलने के लिए। तुम्हें बहुत सलाम कहा है। हमेशा सलामत रहें। आपको एक जहमत देनी थी मुझे। हाँ बोलो बेटी। एक आदमी है जो कि मेरा रिश्ता लेकर आया है। बोलो बेटी। मैं जितना भी इनकार कर रही हूँ उनका इसरार उतना ही बढ़ता जा रहा है ताकि वो मेरे साथ बैठकर बात कर सकें
और मैं शादी के लिए हाँ कर दूं। मैंने सोचा अगर आपको जहमत ना हो तो मैं आपको उनका नंबर दे देती हूँ। उनको फ़ोन करके आप इस तरह बात करें कि ना उनको बुरा लगे ना आपको बुरा लगे। ये समझा दें अच्छी तरह से कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारे साथ काम करता है? नहीं ना, वो वकील है। तुम्हें कहाँ से देख लिया जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आ गया? उनकी माँ एक दिन अस्पताल में एडमिट होने आई थी। उन्हें मैं बहुत पसंद आई। उसके बाद वो अपने लड़के के साथ मेरा रिश्ता मांगने आई। यहाँ आए थे? हाँ, लेकिन मैंने नीमा की वजह से उन्हें ऊपर नहीं बुलाया। मैंने दरवाजे से ही बात करके उन्हें भेज दिया, लेकिन उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और बात करने के लिए कहा। अच्छा नहीं लगता कि उन्हें खामखा इंतज़ार करवाऊं। आप ये काम करेंगे मेरा? जरूर करूंगा बेटी। अगर आदमी अच्छा है तो फिर क्यों ठुकराना चाहती हो बेटी? बात तो पता ही है चाचा जान, मैं नीमा को लेकर दूसरी शादी नहीं करना चाहती। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी तुम? बहुत से ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनका पहली शादी से बच्चा होता है, लेकिन फिर भी वो शादी कर लेते हैं। इसमें कौन सा ऐब है? नहीं चाचा जान, मुझे ये बात पसंद नहीं कि नीमा के लिए सौतेला बाप लाऊं। क्यों? क्या वो बुरा आदमी है? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छे इंसान हैं वो। अच्छा आदमी अच्छा सौतेला बाप भी बन सकता है। अगर वो अच्छा आदमी हुआ तो वो नीमा के लिए भी अच्छा बाप होगा। नहीं चचा, अगर मैं शादी करना भी चाहूँ तो अभी उसका वक्त नहीं है। इत्तेफाक से बेटी अभी अच्छा मौका है। अभी तुम्हारी अम्मी भी मरहूम हो चुकी हैं और नीमा पहले से कहीं ज्यादा अकेला हो चुका है। अभी बेहतरीन मौका है तुम्हारी शादी करने अभी का। इसका वक्त नहीं है चाचा जान, क्योंकि मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि नीमा को उसके बाप के बारे में सच्चाई बता दूँ। तुमने ऐसा फैसला क्यों किया बेटी? क्योंकि आजकल नीमा अपने बाप के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करने लगा है। बाज़ मौक़ों पर मुझे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूँ। वो मुझसे बहुत सवाल किया करता है। आजकल बुरे ख्वाब देखने लगी हूँ कि नीमा को पता चल गया है कि उसका बाप जिंदा है, क्योंकि मैंने नीमा से झूठ बोला था तो इसलिए वो मेरा दुश्मन बन गया है। कुछ दिन पहले मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई थी। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके नीमा को सच्चाई बता दो, इससे पहले कि वो दूसरों से सच्चाई सुने। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रहा था कि नीमा से झूठ मत बोलो, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। जी हाँ, ये मेरी गलती है, लेकिन अब ये नहीं कह सकती कि नीमा का बाप जिंदा है और ये भी कहूँ कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। वो बिखर कर रह जाएगा। आप मेरा ये काम करेंगे? कौन सा काम? उस आदमी को फ़ोन करके कह दें कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने इतने बरसों तक नीमा को सच नहीं बताया, तो कुछ और वक्त के लिए खामोश रहो। लेकिन क्यों? जो आदमी तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया है, अगर वो अच्छा आदमी होगा और तुम उससे शादी कर लोगी तो वो नीमा को भी अपनाएगा और मोहब्बत करेगा। अगर वो आपस में दोस्त बन गए और बाद में पता चला कि नीमा का बाप जिंदा है तो उसको ज्यादा दुख नहीं होगा बेटी। तब तक ये आदमी नीमा के लिए बाप की जगह ले चुका होगा। ये उसके लिए बेहतर होगा बेटी। नहीं चचा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यानी मैं नीमा से जाकर ये नहीं कह सकती कि मैं शादी कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं या महमूद उसे किसी तरह से बता देंगे। मैं मुतमईन हूँ कि नीमा नहीं मानेगा। ठीक है, आजमाने में कोई हरज तो नहीं है न बेटी? क्यों नहीं चाचा, नुकसान ये होगा कि वो मुझसे नफरत करने लगेगा। उसको बता देंगे कि हमने लड़का ढूंढा है और तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं मालूम, और देखेंगे कि उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली तो हम उस आदमी को मना कर देंगे। खुदा ने जिस चीज को जायज करार दिया है उस चीज को नाजायज करार मत दो। हो सकता है खुदा ने ऐसा चाहा हो कि ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में आए। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें ये नीमा की खातिर करना होगा, क्योंकि एक सौतेले बाप का होना सगे बाप के ना होने से कहीं बेहतर है बेटी। समझी तुम? तुम उसका नंबर मुझे दो बेटी। पहले तो उसके बारे में तहकीक करूंगा। अगर वो अच्छा आदमी निकला तो बाकी सब काम मुझ पर छोड़ दो। एमपीओ रखें, 1 ग्राम सेफ्टी एक्ट्रिक एक्सिड रखें, और पेट का अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़रूरी है, और ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। माफ़ कीजिएगा,
मैंने सुना है अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम मुझे नहीं पता, जिससे दर्द भी कम होता है और खतरा नहीं रहता। उसका नाम लेप्रोस्कोपी है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब अपेंडिक्स के ऑपरेशन के साथ साथ दूसरा भी कोई और ऑपरेशन करना पड़े हमें। और दर्द या खतरे के लिहाज से ये मामूली रविश जैसा ही है। आप इनकी सोनोग्राफी तैयार हो जाने दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर लेप्रोस्कोपी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। शुक्रिया। ये लीजिए। लेकिन मैंने सुना है कि उस मशीन से बस थोड़ा सा ही काटा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेप्रोस्कोपी के लिए 1 सेंटीमीटर के 3 कट लगाते हैं, लेकिन मामूली ऑपरेशन में 3 सेंटीमीटर का 1 ही कट लगाते हैं। इस तरह ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को पता है कि क्या करना है बेगम। क्या तुमने सुना है कि उन डॉक्टरों पर पाबंदी लगाई जाने वाली है कानून के जरिए जो 2 जगह काम करते हैं? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुल्क में जब इतनी ज्यादा डॉक्टरों की कमी है तो इस तरह का कानून बना क्यों रहे हैं? इसलिए कि कई डॉक्टर्स हैं जो कई जगह पर काम कर रहे हैं। वो ज्यादा पैसे भी कमाते हैं और कई जगह काम करने की वजह से वो थक जाते हैं और क्वालिटी भी घट जाती है। इसका रब्त क्या है? इस तरह तो कुछ डॉक्टरों की वजह से दूसरों पर भी पाबंदी लग जाएगी। ये बेरब्त भी नहीं है डॉक्टर कैवान। अगर डॉक्टर कई जगह पर काम करेंगे तो खराबियां भी वजूद में आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स मरीजों को सरकारी अस्पताल की जगह पर प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवा दें। इस तरह उन्हें ज्यादा पैसे मिल पाएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड, फ्रांस और डेनमार्क जैसे मुल्कों में भी 1 लाख लोगों के लिए 300 डॉक्टर्स काम करते हैं। वहाँ भी डबल जॉब को मना नहीं किया गया। फिर हमारी बात तो छोड़ ही दो, हमारे यहाँ तो 1 लाख पर 50 डॉक्टर्स भी नहीं है। अगर ये कानून लागू होता है तो उन डॉक्टरों का क्या होगा जो मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं? मैं वादा करता हूँ कि वो सब यूनिवर्सिटी छोड़कर निकल जाएंगे। और फिर जब हमारी इल्मी सतह कम हो जाएगी तो फिर कौन जवाब देगा? ठीक है, मानता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि यह कानून बिल्कुल सही है और इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें बीमारों की सहूलत का भी तो ख्याल रखना चाहिए या नहीं? बताइए। इत्तेफाक से मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ। उन्हें सोचना होगा, एक कानून से तो सारी मुश्किलें हल नहीं की जा सकती। मेरे ख्याल से ये बस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हुआ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस कानून की वजह से सभी अच्छे और तजुर्बेकार डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करेंगे कि जहाँ पर उनकी फीस ज्यादा होगी। क्या ये लोगों के फायदे में होगा? सिस्टम की इस्लाह सिर्फ तवील मुद्दत प्लानिंग से की जा सकती है। डॉक्टरी शोबा बढ़ाना होगा ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। उसके बाद डॉक्टरों की फीस में तरमीम की जाए और रिश्वत का सिस्टम भी बंद करना होगा। उसके बाद है, अगर किसी डॉक्टर ने कोई गलती की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। ये नहीं कि सारे डॉक्टरों को एक ही नज़र से देखा जाए। देखिए, इन सब के होते हुए ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसा भी हो सकता है कि 17 या 18 घंटे भी काम करें और यह कानून उन्हें इस काम से रोक नहीं सकता है। रोक सकता है पाजू की जान, रोक सकता है, क्योंकि कोई भी चीज डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। देखो, अगर हमारे मुआशरे में डॉक्टरों की तादाद ज्यादा होगी तो फिर पेशेंट उन डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे जो कि 17-18 घंटे दिन के काम करते हैं, कि जिनकी तिब्बी कैफियत घटी होती है। इसके अलावा टैक्स की सहूलियात फराहम कर दी जाए तो सारी दुनिया की तरह जहाँ लोगों की इनकम ज्यादा होती है उसी हिसाब से टैक्स भी ज्यादा लिया जाता है। यहाँ अगर डॉक्टरों का मुआवजा अच्छा होगा तो उन्हें टैक्स देने में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या तुम भी यहाँ के अलावा कहीं और भी काम करते हो जो इतनी टेंशन ले रहे हो? नहीं भाई, मेरा हाल तो ये है कि मैं यहाँ ठीक से काम न करूँगा तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। तो फिर टेंशन मत लो तुम। अलबत्ता तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इज्जती साहब के घर में शादी करने वाले हो। इंजीनियर अपनी बेटी को परेशानी में नहीं देख सकेंगे। क्यों बकवास कर रहे हो तुम? तुमने क्या सोच रखा है? वाकई में ऐसा आदमी हूँ? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारा मजाक भौंडा था। हाँ, सही कह रहे हो, माफ करना। मैंने माफी मांग ली ना, अब माफ भी कर दो। ठीक है। ये बताओ, तुम्हारी बात कहाँ तक पहुंची? कोई नई खबर नहीं हुई? अच्छा, तो तुम इस इंतजार में बैठे हो कि किसी दिन इज्जती साहिबा आए और तुमसे बोलें, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, अभी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेहरबानी करके इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू करें। तो मैं क्या करूँ, बोलो? मैं तुम पर कुर्बान जाऊं भाई। मैंने तुमसे उसी वक्त कहा था जब उन्होंने तुमसे कहा कि शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। इसका मतलब हुआ वो तुम्हें पसंद नहीं करती। बस उन्होंने ये बात दूसरे लहजे में कह दी ताकि तुम नाराज ना हो जाओ।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका मतलब ये था कि उनकी कुछ परेशानियां हैं और उनकी इन परेशानियों का रब्त मुझसे बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात है, तुम जो कह रहे हो मैं मान लेता हूँ। चलो फर्ज कर लेते हैं कि तुम उन्हें अच्छे लगते हो। उस वक्त वो शादी के लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन ये बड़ी ही मजाहिया बात हो जाएगी कि अगर तुम अभी ये सोचो कि अगर वो शादी के लिए तैयार हो गई तो उन्हें खुद आकर कहना चाहिए। मज़ाका खेज कहाँ से हो गया? मज़ाका खेज है ना। तुम जरा सोचो, कोई भी लड़की आकर अपने मंगेतर से ये नहीं कहेगी कि चलो आप शादी कर लेते हैं, परेशानी दूर हो गई। ये बताओ परेशानी क्या है, उनके वालिद के पास जाकर क्यों नहीं देखते? जब मैंने शादी की दरख्वास्त उनसे की थी तभी कहा था कि अपने अब्बू का नंबर मुझे दे दें, लेकिन नहीं दिया। उनको हक देता हूं मैं। बहरहाल वो एक लड़की है, उसे नाज़ो अदा तो दिखानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बोलो कि मैं शादी की दरख्वास्त लेकर आने वाला हूं और वो अपनी रजामंदी दे दे। शायद वो इस जवाब से ये जानना चाहती हूं कि तुम उन्हें कितना चाहते हो। देखो, अगर मैं किसी लड़की की जगह होता और अगर मैं अपने मंगेतर को इस तरह का जवाब देता और वो हाँ करके फिर इनकार कर देती तो समझ जाता सामने वाली मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। बताओ मैं करूं क्या? ना ही उनके अब्बू का नंबर है, ना ही कोई पता ठिकाना है मेरे पास। अमीनी, ऑपरेशन थिएटर में आ जाएं। डॉक्टर अमीनी, ऑपरेशन थिएटर में आ जाएं। भाई पाजुकी, इंटरनेट के जरिए इंजीनियर इज्जती के फैक्ट्री का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे दोस्त, तुम जो कि एक ज़हीन डॉक्टर हो, बाज मौकों पर तुम्हारा आईक्यू लेवल इतना डाउन कैसे हो जाता है? और सुनो, जब उन मोहतरमा की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ जाए तो मुझे बताना। खून की कमी, कमजोरी, भूख की कमी, नाखून और आंखों में पीलापन फैटी लीवर की अलामत है और इसी तरह पेट में दर्द होना। हाँ, ये सब फैटी लीवर की अहम अलामतें हैं। इस दर्द की जो बात हो रही है, पेट के किस हिस्से में ज़्यादा होता है? ज़्यादातर ऊपर और पेट के दाएं तरफ होता है। फैटी लीवर ज़्यादातर किन लोगों में पाया जाता है? मोटे लोगों में या फिर जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लिमिट ज़्यादा होती है। हाँ, और उन लोगों में भी जिनका चलना फिरना कम होता है। और इसी तरह सलाम। सलाम। आप ठीक हैं मिस साजिदी? शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, जहमत दी मैंने। क्या मैं नूरी साहब से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? अलबत्ता अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। माफ़ कीजिएगा सर, माजरत चाहता हूँ। एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगी डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, ऐसा ना कहें सिस्टर। इजाज़त दें। खुदा हाफिज। अच्छा, तो फैटी लीवर जिनको है उन्हें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? दूध दही का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और सलाद और सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। अलबत्ता इस शर्त पर कि हमारे सलाद में चटनी ना हो। मैं समीरा के सिलसिले में एक बात बताने आई हूँ तुम्हें। कैसी बात? उनके मामूजाद के साथ एंगेजमेंट ख़त्म हो गई है अब। अलबत्ता समीरा शुरू से ही अपने मामूजाद के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसके मामू और ममानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो उनकी एहसानमंद है, इसलिए अब तक उन्हें मना नहीं कर सकी। लेकिन आखिरकार उसने अपने दिल की बात कह दी और उन्होंने भी मान लिया। नौरूजी साहिबा को उनके मामू और ममानी ने पाल पोस कर बड़ा किया है? हाँ, जब समीरा बहुत छोटी थी तो उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में दुनिया से चल बसे। क्या तुम ये नहीं जानते थे? नहीं। तो तुम सही कह रहे थे। किस बारे में? यही कि तुमने समीरा से सिवाय स्टडी के और कोई बात नहीं की है। इस बात से समीरा के सिलसिले में तुम्हारा इरादा तो नहीं बदलेगा ना? मेरा मतलब ये है कि तुम अभी भी समीरा से शादी करना चाहोगे ना? जी हाँ, जाहिर है कि चाहूंगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम रिश्ता लेकर नहीं जा सकते। समीरा ने अभी अपने मामूजाद का रिश्ता ठुकराया है। वो ये नहीं चाहती कि उसके मामू ममानी ये समझे कि किसी और की वजह से उसने ये रिश्ता ठुकराया है, इसलिए तुम्हें रुकना होगा। कब तक? यानी कब तक मुझे रुकना होगा? कम से कम कुछ महीने रुकना होगा, ताकि ये बात थोड़ी पुरानी हो जाए। अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। शुक्रिया मिस।
आपने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों शादी करके खुश रहोगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिस माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे एक दरखास्त कर सकता हूँ? कैसी दरखास्त? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिर से आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। क्यों? आप समझ गए हो कि नौरोजी का कोई मंगेतर नहीं है इसलिए? नहीं, सच में नहीं। तो फिर किस लिए? जब मुझे पता चला था कि नौरोजी साहिबा का कोई मंगेतर है तो इस वजह से कि उनसे नजरें मिलाने से बचूं, आपकी टीम से बाहर निकल आया। लेकिन अब जब समझ गए हो कि उसका मंगेतर नहीं है, वापस आना चाहते हो ताकि उससे नजरें मिला सको? मैंने भी तो यही कहा था। नहीं मिस, मैं इसलिए आपकी टीम में आना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी ट्रेनर आपके जैसा नहीं है। जब मैं आपके पास था तो सब कुछ अच्छे से समझ पाता था, लेकिन अभी नहीं नूरी, मैं नहीं चाहती कि तुम वापस आओ। सभी टीचर्स, खासकर काजमियान साहब, हम सब की यही कोशिश होती है कि तुम लोगों की ट्रेनिंग अच्छे से अंजाम पाए। हो सकता है कि हम लोगों के पढ़ाने का अंदाज अलग अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक अच्छा है और एक अच्छा नहीं है। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे आपके पढ़ाने की रविश की आदत पड़ गई है। इसरार ना करो नूरी। मुझे लगता है कि तुम और समीरा अगर एक टीम में रहोगे तो हो सकता है तुम्हारा ध्यान ज्यादा पढ़ाई पर ना हो और समीरा का भी ध्यान पढ़ाई से भटक जाए। ये बात दोनों के नुकसान में होगी। उस वक्त मेरा पढ़ाना या मेरी रविश बेफायदा होगी। ठीक है मिस, जैसा आप चाहें। अब तुम अपनी क्लास में जाओ ताकि पढ़ाई का नुकसान ना हो। जी, एक बार फिर शुक्रिया। खुदा हाफिज। ध्यान कहाँ है कामरान? कामरान? हाँ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ख्वाहिश नहीं है। जब तुम्हें पता चला था कि नौरोजी का मंगेतर है तब तुम्हारी भूख मर गई थी, और अब जब एंगेजमेंट टूटने का पता चला अब भी ख्वाहिश नहीं है। पता भी है क्या हो रहा है? मिस साजिदी सही कह रही थी, अगर तुम नौरोजी की टीम में चले जाओगे तो तुम्हारा ध्यान इतना भटक जाएगा कि इधर की जगह उधर देखने लगोगे। सुनो, तुम मिस साजिदी की टीम में जाने के बजाय खुद नौरोजी के सामने जाके उससे बात क्यों नहीं कर लेते? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? ताकि तुम अपनी दिलचस्पी का उससे इजहार कर सको। अब जबकि उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है तो शरीय और इखलाक की रुकावट भी नहीं है। जब उन्होंने मिस साजिदी को मुझसे बात करने के लिए भेजा है तो जरूर उन्हें मेरी दिलचस्पी का भी पता होगा और उनका जवाब हाँ में होगा। तुम्हें कैसे पता कि मिस साजिदी को उसने भेजा होगा, या मिस साजिदी ने कहा कि वो नौरोजी की तरफ से आई है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकती, लेकिन पता है कि उन्हीं की तरफ से आई थी। बिल्कुल पता नहीं है। हो सकता है कि मिस साजिदी को पता हो कि तुम नौरोजी को पसंद करते हो, और जब उन्हें पता चला कि एंगेजमेंट टूट गई है तो तुम्हें हमदर्दी में आके बता दिया हो। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें इस मामले में खुद नौरोजी से जाके बात करनी होगी। चलो मानते हैं कि तुम्हारा कहना सही है, उसने मिस साजिदी को तुम्हारे पास भेजा हो और उसका जवाब भी हाँ में हो, लेकिन अगर ये बात उसके मुंह से सुन लोगे तो क्या हर्ज है? क्यों नहीं, हर्ज है। मिस साजिदी ने कहा कि नौरोजी साहिबा अभी किसी भी रिश्ते की दरख्वास्त पर हाँ नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका मामूजाद ये सोचे कि किसी और के लिए उसका रिश्ता ठुकराया। अरे भाई, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि तुम रिश्ता लेकर उसके घर जाओ और उसके मामूजात को पता चल जाए। तुम पर्सनली उससे बात करो, वो भी तुम्हारे आमने सामने रहकर तुम्हारे मुंह से सुन ले कि तुम भी उसे चाहते हो, फिर तुमको भी इत्मीनान हो जाएगा कि उसका जवाब हाँ में है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इनके उनके जरिए अपना पैगाम क्यों भिजवा रहे हो? चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ खा। माफ कीजिएगा। तुम्हारी बातें सुन ली क्या? नहीं जानता, मुझे नहीं लगता उसने सुना होगा। मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ? जब हम उनके बारे में बात कर रहे थे तब यही नज्म और ताहिरियान बीच में टपक पड़ी थी, और आज फिर यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार उससे जाके मिल लोगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। फिर मुझे भी तुम्हारी इन बातों से छुटकारा मिल जाएगा और तुम मेरा सर नहीं खाओगे। मैं तुम्हारा सर खा रहा हूँ? ये आप हैं जो बाल की खाल निकाले जा रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो। आखिर मुझसे मतलब ही क्या है जो मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ? ठीक है, जाने दो, तुम्हें नौरोजी से बात करने की जरूरत नहीं है। और फिर जैसा कि मिस साजिदी ने कहा, फिर कुछ महीनों बाद उसके पास जाना, या तो वो मानेगी या तो नहीं मानेगी। तब तक तुम अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बारे में मत सोचो, यही सबसे अच्छा रास्ता है। अरे भाई, तुम नाराज क्यों होते हो?
सलाम वालेकुम। सलाम बयानती साहब, ठीक हैं? शुक्रिया, आप ठीक हैं? सोलती साहब हैं? जी नहीं, अभी नहीं आए हैं। बहुत शुक्रिया। इंजीनियर इज्जती भी नहीं है? जी हाँ, वो अंदर हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? कोई बात नहीं, उन्हें क्या बोलूँ, किस लिए आए हैं? कोई ख़ास काम नहीं, बस सलाम करना था। 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। हेलो, बयानाती साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनका काम क्या है? कोई काम नहीं है, बस हाल चाल पूछने आए हैं। ठीक है, उन्हें बिठाइए, चाय पिलाइए। मेरे पास 2-4 काम हैं, वो निपटा कर फिर मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है। वो कुछ फाइलें देख रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए आप। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अगर वक्त नहीं है तो मैं बाद में आ जाऊँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा आपके चाय पीने तक वो फ्री हो जाएंगे। मसफूद साहब, एक चाय ले आइए। आप तशरीफ़ रखिए। बहुत शुक्रिया। सलाम। सुबह खैर हो। सलाम। सलाम अर्ज किया है। सलाम। इधर कैसे आना हुआ बयानाती साहब? शिवंदी साहब की फैक्ट्री गया था, सोचा रास्ते में आपसे मिलता चलूं। बहुत मेहरबानी की। तशरीफ लाइए मेहरबानी करके। जी मोहतरमा, अगर इंजीनियर साहब का काम खत्म हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। इंजीनियर साहब से क्या काम है आपको? कोई खास काम नहीं है, सोचा कि इधर आया ही हूँ तो उनको सलाम करता चलूं। तशरीफ लाइए मेहरबानी करके। आप बैठिए बयानाती साहब। शुक्रिया। वहाँ बैठिए। ठीक हैं आप? खुदा का शुक्र है। आप कैसे हैं? फैक्ट्री की हालत सही हुई या नहीं? दरअसल नहीं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि 2-3 महीने से पहले हम आपकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे बयानाती साहब। नहीं, मैं पैसों के लिए थोड़ी आया हूँ। मैंने कहा ना कि इधर से गुजर रहा था, सोचा सलाम करता चलूं, खैरियत पूछता चलूं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो कुछ नकद पैसे देकर मैं मदद कर सकता हूँ। अलबत्ता ज़्यादा तो नहीं है, मगर मेरी हैसियत के मुताबिक। फिर बड़ा अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया। कैसे? दरअसल मैंने इंजीनियर साहब को अभी नहीं बताया है कि आपका कर्जा अभी तक नहीं चुकाया गया है। यानी वो ये समझ रहे हैं कि आपको पैसा दिया जा चुका है। लेकिन उस वक्त जब आप मेरे पास आए थे तो आपने ही तो कहा था कि इंजीनियर ने वक्त लेने के लिए आपको भेजा है। क्यों नहीं, यही कहा था मैंने। लेकिन मैंने बाद में उनको बताया कि मैंने इमरजेंसी में एक बैंक से कर्जा लिया है। मैंने उनको इत्मीनान दिला दिया कि पैसों का प्रॉब्लम खत्म हो गया है, इसलिए आपसे वक्त लेने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसा झूठ क्यों बोला मुझसे? मैंने देखा कि इतने बरसों की मेहनत के बाद भी इंजीनियर साहब परेशान हैं और वो अपने ठेकेदारों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें शर्म आ रही थी ये बोलते हुए कि उनके पास पैसा नहीं है। इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान थे। मुझे उन पर तरस आ गया। यही वजह थी कि मैंने आपसे और दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों से वक्त मांगा और उनसे मैंने झूठ बोला और ये कहा कि लोन लिया है। मैंने सोचा कि कम से कम वो आपसे शर्मिंदा ना हो। मतलब इंजीनियर अभी ये समझ रहे हैं कि मेरा हिसाब चुकता हो गया है? आप भी और आपके अलावा 2-3 और कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके बारे में ऐसा बोला है। मैंने उनसे कहा कि वो ये बात जाके इंजीनियर साहब को ना बोलें कि उनका कुछ पैसा बाकी है।
हेलो। इंजीनियर साहब बयानती साहब का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अभी आ रहे हैं वो। बयानती साहब, दर हकीकत मैं ये बात जानता हूँ कि शायद मैंने ये काम सही नहीं किया है, लेकिन इन हालात में मैं अपने ससुर की तबीयत को लेकर परेशान हूँ। आप जानते हैं ना कि इन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम है। मेरे अलावा इनकी बेटी को भी ये डर है कि शायद वो इतनी परेशानियाँ झेल ही ना पाएं और खुदा न खास्ता उनके साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए। इसलिए मैं और मेरी बीवी इसी नतीजे पर पहुँचे हैं और इसी वजह से ये प्लानिंग की हमने। अलबत्ता आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस लोन के बारे में इंजीनियर साहब को बताया था, अब वो मिलने ही वाला है हमें। 2-3 महीने के अंदर वो लोन हमें मिल ही जाएगा। उस वक्त आप सबके पैसे मैं लौटा दूंगा। नहीं जनाब, अगर इसके 10 गुना भी इंजीनियर पर मेरा कर्जा होता तो फिर भी मुझे कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि मुझे इंजीनियर के ईमान और सच्चाई पर कोई शक ही नहीं है। तो फिर मैं इत्मीनान कर लूँ ना? कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से कुछ निकल जाए और इंजीनियर को पता चल जाए। इस तरह वो ये समझ जाएंगे कि मैंने और उनकी बेटी ने उनसे झूठ बोला और आपसे भी उन्हें शर्मिंदगी होगी। आप चलिए, मेहरबानी करके वो इंतजार कर रहे हैं। सलाम बयानाती साहब, खुशामदीद। सलाम अर्ज करता हूँ जनाब। खुदा का शुक्र है, आप कैसे हैं? दुआ है, मैं भी ठीक ही हूँ। माफ कीजिएगा, इंतजार करना पड़ा। कुछ जरूरी लेटर्स थे जिन पर कार्रवाई करनी जरूरी थी। आप तशरीफ रखिए। आपको जहमत नहीं दूंगा, बस आपसे मिलने और सलाम अर्ज करने चला आया हूँ। आपकी मेहरबानी है। जानता हूँ आप पी चुके होंगे, लेकिन एक कप मेरे साथ भी हो जाती तो अच्छा रहता। ठीक है। मेहरबानी करके मसफूज साहब से चाय भिजवा दीजिए। सलाम जाफरी साहब। आप ठीक हैं बयानाती साहब? खुदा का शुक्र है। क्या खबर है? खुदा का शुक्र है, आपकी क्या खबर? सलामती हो। एक बात पूछने के लिए फ़ोन किया था जाफरी साहब। आपकी खिदमत में हूँ। सोलती साहब आपके पास भी आए थे? सौलती? सौलती कौन है? वही इंजीनियर इज्जती के जो दामाद हैं, जो फैक्ट्री में मैनेजर हैं। हाँ, वो तो मैनेजर नहीं थे। मैनेजर तो सोहराबी साहब थे। हाँ, लेकिन अब बदल गए हैं। इंजीनियर इज्जती ने अपने दामाद सोलती को उनकी जगह रखा है। आपको खबर नहीं है? नहीं, कब से मैनेजर बन गए? ज्यादा वक्त नहीं हो रहा। तो आपके पास नहीं आए थे ना? नहीं, मेरे पास क्यों आएंगे वो? आपने इंजीनियर इज्जती के साथ अपना हिसाब क्लियर कर लिया है या कुछ बाकी है? इंजीनियर इज्जती से हिसाब क्लियर हो गया है, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा हिसाब कुछ दिन पहले ही क्लियर किया है, आपका क्लियर नहीं किया क्या? क्यों नहीं, मेरा भी क्लियर कर दिया है। कोई बात हुई है क्या? आप क्यों पूछ रहे हैं? छोड़ें, जाने दें। अगर कोई खबर है तो हमें भी पता चले। नहीं नहीं, इसमें खबर की क्या बात है। मैंने सोचा ऐसे ही पूछ लूं। अब जहमत नहीं दूंगा। खुदा हाफिज।